हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने मूल अधिकार के संदर्भ में जो है धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की थी। आज हम मूल अधिकार में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करेंगे। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मूल अधिकार का वर्णन किसमें है तो आप जानते हैं आर्टिकल 29 एंड 30, अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 जो है, अनुच्छेद 29 ये कहता है कि राज्य में निवास करने वाले सभी वर्गों को, अर्थात राज्य का मतलब यहाँ देश से संदर्भ, जो आप अनुच्छेद 13 में पढ़े होंगे कि जहाँ भी राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहाँ मतलब कि एक देश विशेष की बात की जाएगी, पूरे भारत की बात की जाएगी। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अनुच्छेद 29 में कहा गया है देश में निवास करने वाले, देश में कहीं भी निवास करने वाले, कहीं भी निवास करने वाले किसी भी वर्ग को, इसमें कोई भी भेद नहीं किया गया, किसी भी वर्ग को, ठीक है, अपनी भाषा, ध्यान रखिएगा ये भाषा, लिपि और संस्कृति, तीन चीज़ों की बात की गई इसमें, और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, रक्षा करने का अधिकार। क्या इसका मतलब हुआ कि देश में निवास करने वाले किसी भी वर्ग को, चाहे वो किसी भी कोई भी वर्ग हो, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो या मतलब किसी भी प्रकार का कोई वर्ग हो जिसकी अपनी भाषा हो, जिसकी अपनी भाषा हो, लिपि हो और संस्कृति हो, उनकी रक्षा करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 देता है। और ये मूल अधिकार है, यानी प्रत्येक वर्ग का, वर्ग का मतलब यहाँ क्या होगा, जैसे हम हमारे यहाँ जो एक तो जनरल वर्ग बना है, तो इस तरह के वर्ग से यहाँ मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी से वर्ग से मतलब नहीं है। यहाँ वर्ग का मतलब होता है कि वो व्यक्ति चाहे एक ही दर्शन में कई वर्ग हो सकते हैं, एक ही धर्म में कई वर्ग हो सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि हो, उनके संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 यही कहता है कि देश में चाहे वो कहीं भी निवास कर रहे हों, किसी भी राज्य में निवास कर रहे हो, किसी भी प्रांत में निवास कर रहे हों, अर्थात देश में कहीं भी निवास करने वाले, देश में कहीं भी निवास करने वाले किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी भाषा हो, लिपि हो और संस्कृति हो की रक्षा करने का अधिकार है। अभी आपने न्यूज़ में तुरंत इससे पहले पढ़ा होगा कि एक आदिवासी व्यक्ति झारखंड के हैं, उन्होंने कोराव जनजाति के लिपि की संरक्षण करने के लिए एक पूरी किताब लिख डाली है। तो इस तरह से हर व्यक्ति को अपने भाषा एवं संस्कृति और अपने लिपि को संरक्षित करने का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो ये अनुच्छेद कहता है कि देश में कहीं भी निवास करने वाले किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 29 में इसका वर्णन है। इसका मतलब ये हुआ, और इसमें एक बात और कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो जिस भी वर्ग से हो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर कोई भी भेद, किसी भी सरकारी संस्थान में कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। अर्थात कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, मूल का हो, वो किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से उसको नहीं रोका जा सकता। यानी कि ये शिक्षा का उसको अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति के कारण किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान से प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। तभी तो शिक्षा का अधिकार उसका मूल अधिकार माना जाएगा। शिक्षा का अधिकार 19 अनुच्छेद
21 में भी मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जानते हैं आप, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो शिक्षा के अधिकार में जो है यहाँ भी है, आपकी शिक्षा की बात की गई है कि यहाँ पे चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर कोई सरकारी संस्थान में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे विभेद, उसके साथ कोई विभेद नहीं है, उसको प्रवेश दिया जाएगा। तो इसका मूल कहने का यह है कि चाहे वो कोई भी वर्ग हो अनुच्छेद 29 में, अपनी भाषा को, अपनी लिपि और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए अधिकृत है, वो उसका मूल अधिकार है, उसकी भाषा को अपने सुरक्षित रख सकता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है, अब देखिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, यहाँ पे वर्ग, जो वर्ग छोटा होता है, अल्पसंख्यक होता है, उसी की भाषा और संस्कृति और लिपि पे खतरा आता है। आप जानते हैं जैसे कोई आदिवासी संस्कृति हो या जितने भी आदिवासी संस्कृति, उनके ऊपर कोई ना कहीं खतरा हो रहा है, जहाँ पे लोग जा रहे हैं, बाहर के लोग जा रहे हैं, उनके संस्कृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि वो अल्पसंख्यक वर्ग जो अपनी भाषा और लिपि और संस्कृति को रक्षा करना चाहते हैं वो रक्षा कर सकते हैं, ये उनका मूल अधिकार है। ठीक है। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात की गई है, लेकिन अल्पसंख्यक को पूरे संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। अल्पसंख्यक का मतलब क्या हो गया? अल्पसंख्यक का मतलब हो गया जो संख्या में अल्प हो, और अल्पसंख्यक इसमें किसकी बात की गई है? एक तो या तो धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे, ये दो वर्ग जो है अल्पसंख्यक की हमारे यहाँ हमारे संविधान में बनाए गए हैं। अल्पसंख्यक वो कहा जाएगा जो धर्म के आधार पे कम हो और भाषा के आधार पे कम संख्या हो उनकी, तो ये अल्पसंख्यक की परिभाषा दी गई है। लेकिन कहीं भी इसको परिभाषित नहीं किया गया, लिखा यही गया है कि धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपने संस्कृति, लिपि एवं भाषा की संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। लेकिन अल्पसंख्यक को परिभाषित कहीं नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक की बात की गई है। यही दो वर्ग, दो तत्व है जिनके आधार पर जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात की जाती है। वो क्या है? यह धर्म हो या भाषा, और कोई भी विभेद करने का अधिकार आधार नहीं है हमारे संविधान में। ठीक है। तो अर्थात इसका कहने का मतलब ये हुआ अनुच्छेद 29 का कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्कृति, अपनी लिपि और अपनी भाषा को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 29 आपका कह रहा है। ठीक है। अनुच्छेद अब 30 देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है। अब इसमें ये कहा गया है अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है कि प्रत्येक वर्ग को शिक्षण संस्थान, प्रत्येक वर्ग को शिक्षण संस्थान की स्थापना, ठीक है, शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं उसके प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। उसके प्रबंध का अधिकार दिया गया है। ठीक है। यानी कि जो अभी हमने 29 में जो पढ़ा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि का संरक्षण करने का अधिकार है, ठीक यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी, देखिए, कोई भी भाषा, संस्कृति या लिपि कैसे संरक्षित रह सकती है, उसके लिए एक संस्था होनी चाहिए, एक स्थान होना चाहिए, एक निश्चित लोग होने चाहिए जो उसकी संस्था के माध्यम से उसके लिपि, उसकी भाषा को संरक्षित करें। उस भाषा से जुड़े हुए विद्वान होने चाहिए जो उस भाषा के बारे में, उस लिपि के बारे में, उस संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए मेहनत करें। उसके पुरातत्व, उसके जो पुरातत्व है, उससे मिले हुए पांडुलिपियाँ हैं, जो भाषा को बोलने वाले पुराने लोग हैं, उनसे मिल करके उस भाषा के शब्दकोश को तैयार करें और एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी, तभी तो भाषा या लिपि सुरक्षित रह सकती है। तो अनुच्छेद
29 में ये कहा गया कि प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। तो 30 में ये कहा गया कि प्रत्येक वर्ग अपने शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है एवं उसके प्रबंध का अधिकार दिया गया है। प्रबंध का अधिकार, जैसे हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ा था कि प्रत्येक धर्म के लोगों को अपने धार्मिक संस्थान स्थापित करने, उनके प्रबंध करने का अधिकार दिया गया था। ठीक वैसे ही प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक वर्ग मतलब प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग, बहुसंख्यक की तो भाषा ऐसे संरक्षित रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके अधिक संस्थान होते हैं तो उनकी भाषा लिपि पे कोई खतरा नहीं होता। लेकिन जो वर्ग अल्पसंख्यक है उनकी ये बात की गई है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को, यहाँ वर्ग से मतलब यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग की या दोनों की बात की जाए, बहुसंख्यक ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक अपनी संरक्षण करे और बहुसंख्यक की भाषा संस्कृति नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रत्येक वर्ग को ये अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक वर्ग शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है और उसके प्रबंध का अधिकार भी उसे है, उस शिक्षण संस्थान के प्रबंध का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब साफ है, स्पष्ट है कि जैसे आपने देखा होगा गुरुमुखी लिपि का अपना एक संस्थान है, अरबी भाषा का अपना अलग संस्थान होता है, उर्दू का अलग संस्थान है, आदिवासी जनजाति भाषा संरक्षण करने के लिए भी संस्थान बने हुए हैं। तो इसका यही सीधा साधा अर्थ है कि प्रत्येक वर्ग के लोग अपने भाषा एवं संस्कृति एवं लिपि को संरक्षित करने के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसके प्रबंध का अधिकार भी उनको है। लेकिन प्रबंध में हमने पहले भी पढ़ा, प्रबंध का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे कुप्रबंध की बात नहीं हुई, यहाँ पे हम कुप्रबंध की बात नहीं करेंगे। कुप्रबंध में क्या हुआ, कुप्रबंध का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को प्रवेश दीजिए किसी को न दीजिए, या जो भी इसके आर्थिक आधार है उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, जो भी पैसे रुपए मिले, सरकार द्वारा सहायता मिले, उस पैसे का दुरुपयोग किया जाए। तो जब ऐसा कुछ होगा तो सरकार इस पर जो है अपना निगरानी नियंत्रण बनाए रखेगी। ठीक है, तो इस शिक्षा संस्थान का, लेकिन इसमें और भी बातें कही गई है। वो ये कहा गया है कि प्रबंधन का अधिकार उस धर्म विशेष, उस भाषा विशेष वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। लेकिन जब वहाँ पे प्रवेश की बात होगी तो वहाँ पे योग्यता महत्वपूर्ण आधार होगा। जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज होगा या इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, ठीक है। अब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से में अगर केवल उस जाति या उस वर्ग के लोगों को प्रवेश दे दिए जाए, भले उनमें योग्यता ना हो, तो फिर इससे देश का नुकसान होगा अंत में। तो ये जो मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे जो क्षेत्र हैं इनमें प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन योग्यता के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन ये योग्यता किसके बीच होगी, तो उस भाषा वर्ग के जुड़े हुए लोगों के बीच ही होगी, यानी कि उस विशेष वर्ग के लोगों के बीच ही जो है कंपटीशन या प्रतियोगिता कराई जाएगी। जो अच्छे लोग होंगे वो प्रवेश के पात्र होंगे इस शिक्षा संस्थानों में। यूं ही सबको प्रवेश उस वर्ग से जुड़े होने की वजह से प्रवेश नहीं दिया जाता। उसके लिए क्या किया जाएगा कि प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं कराई जाएंगी और मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में प्रवेश देने के लिए योग्यता का मापदंड निर्धारित किया जाएगा और योग्यता का निर्धारण कौन करेगा, सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें देखें शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा के अधिकार में क्या देखा हमने। अनुच्छेद 29 ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो देश में कहीं भी निवास कर रहे हों, अपनी भाषा, संस्कृति एवं लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है। और ये अधिकार किस तरह का अधिकार है, वो तो मूल अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार है और इन शिक्षण संस्थानों के प्रबंध का भी अधिकार दिया गया है। लेकिन उनमें सरकार का नियंत्रण होगा, जहाँ पे योग्यता का मानक निर्धारित किया जाएगा वहाँ पे होगा। किसी प्रकार के अगर सरकारी सहायता से संस्थान स्थापित किया गया है तो उसमें सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होगा, अपव्यय नहीं होगा। तो इस तरह के जब कुप्रबंध की बात आएगी तो सरकार का नियंत्रण उस पर रहेगा। लेकिन अन्य अगर ऐसी कोई बात ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, हर नियम कानून का पालन किया जा रहा हो, तो इन्हें अपनी भाषा, ये अपने शिक्षा संस्थान के प्रबंध का पूरा अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार था, ये हमने 29 में पढ़ लिया। और इसमें एक बात और आपसे पूछा जाता है प्रश्न में कि इसमें अल्पसंख्यक की बात 2 जगह की गई है, अनुच्छेद इसी अनुच्छेद में 29 और 30 में की गई है। तो पूछा जा सकता है कि आपसे कि अल्पसंख्यक का क्या अर्थ है। तो अल्पसंख्यक का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, बस 2 ही अर्थ होगा।
या तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाएगा, ठीक है, या तो फिर धर्म के आधार पे, ठीक है। तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक और धर्म के आधार, अल्पसंख्यक के दो ही आधार संविधान में दिए गए हैं, लेकिन कहीं भी अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा दी गई है, तो वहाँ पे आप कोई अनुच्छेद नहीं बता पाएंगे, यानी किसी भी अनुच्छेद में इसको परिभाषित नहीं किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में ही निकल करके आया है, और इसकी बात की गई है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब कि जहाँ जो संख्या में कम होता है, जैसे अब हिंदू भारत में बहुसंख्यक हैं, लेकिन जब ये हिंदू जम्मू एवं कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इन्हें हिंदू को अल्पसंख्यक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे संख्या में कम है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे वो जा करके अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ऐसे देश में बहुसंख्यक है, ठीक इसी तरह से, क्योंकि उनकी संख्या कम है, अगर कोई भाषा ऐसी है जो बोलने वाले लोग कम हो तो उसको अल्पसंख्यक माना जाएगा। इसी आधार पे जो है अल्पसंख्यक घोषित कराने के लिए से रामकृष्ण मिशन ने अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित कराने के लिए इस अनुच्छेद का सहारा लिया और घोषित किया कि हम अल्पसंख्यक वर्ग विशेष से हैं। ठीक उसी तरह से अन्य जो है ये कई संस्थान जो छोटे छोटे हैं, भले वो हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, संप्रदाय हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक घोषित, जैसे बौद्ध, जैन और सिख, ये तीनों हिंदू धर्म के अंतर्गत ही संविधान में माने गए हैं। अनुच्छेद 25 में कहा गया है, अनुच्छेद 25 में स्पष्ट कहा गया है कि बौद्ध, जैन और सिख ये तीनों हिंदू धर्म के ही अंग हैं। इस धार्मिक जो अधिकार हमने पढ़ा अभी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि बौद्ध, जैन, सिख जो है हिंदू धर्म के अंतर्गत ही माने जाएंगे, और इन्हें भले अधिकार जैसे सिख को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया, लेकिन ये माने जाएंगे हिंदू धर्म के अंतर्गत ही, लेकिन फिर भी इनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अभी जैन को भी अल्पसंख्यक घोषित किया गया। अल्पसंख्यक हमारे यहाँ बौद्ध है, सिख हैं, जैन हैं, ये लोग क्या है? मुस्लिम वर्ग है। चारों वर्ग जो है अल्पसंख्यक घोषित किए गए हमारे, बौद्ध, जैन, सिख एवं मुस्लिम, ठीक है, ये अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, क्योंकि ये भाषा इनकी संख्या कम है, तो इसलिए अल्पसंख्यक माने जाते हैं। कश्मीर में चले जाएंगे तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा इस अनुच्छेद में की गई है, और परिभाषा नहीं दी गई, मतलब आधार दिया गया कि कौन कौन आधार पे, यानी धर्म और भाषा के आधार पे ही अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है, और कोई अल्पसंख्यक का आधार इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमने अनुच्छेद 29 और 30 देख लिया, इसमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 में भी 21 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मूल अधिकार दिया गया शिक्षा ग्रहण करने के। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिया जाना एक तो मूल कर्तव्य है माता पिता का, जो अनुच्छेद 51 में दिया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ मूल अधिकार भी बना दिया गया अनुच्छेद 21 क में बच्चों को, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मूल अधिकार दिया गया है शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार। तो शिक्षा से जुड़े तमाम प्रावधान है हमारे संविधान में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये अनुच्छेद 29 और 30। इसके बाद हम अगले अनुच्छेद पे पहुँचते हैं। क्या है? अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 31 जो है, अनुच्छेद 31 में कहा गया है, अनुच्छेद 31 क्या है? इसमें संपत्ति संबंधी अधिकार की बात की गई है, संपत्ति संबंधी अधिकार। ठीक है, ये क्या है? संपत्ति संबंधी अधिकार पहले एक मूल अधिकार था, आप जानते हैं 19(1)(च) में क्या था? ये मूल अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था। अब इसको मूल अधिकार की जगह से हटा दिया गया है। ठीक है, पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, लेकिन अब मूल अधिकार से उसको बाहर कर दिया गया। अब उसको क्या बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में
संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि अब ये मूल अधिकार नहीं रहा आपका। ठीक है, ये विधिक अधिकार हो गया है। अनुच्छेद 300 क में इसको जोड़ दिया गया, यहाँ से हटा करके अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, इसको संपत्ति के अधिकार को हटा करके 19(1) से हटा करके अनुच्छेद 300 क में एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। और अर्थात आपकी संपत्ति को कार्यपालिका तो नहीं छीन सकती। विधिक अधिकार अभी भी संपत्ति के अधिकार का संरक्षण करता है, लेकिन पहले की तरह अब ये नहीं रहा। पहले क्या था कि ये मूल अधिकार था, आप संपत्ति अर्जित कर सकते, आपकी संपत्ति कोई नहीं छीन सकता था। लेकिन विधिक अधिकार बनने से ये नुकसान हुआ कि अब विधायिका चाहेगी तब, कार्यपालिका तो आपकी संपत्ति को नहीं छीन सकती, लेकिन विधायिका अगर विधायिका चाहेगी तो विधायिका उचित प्रावधानों के आधार पर आपके संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर सकती है, आपकी संपत्ति को जब्त कर सकती है, ले सकती है। ठीक है, तो विधिक अधिकार है, लेकिन कार्यपालिका से इसको संरक्षण मिलता है विधिक अधिकार होने से, लेकिन जो विधायिका का कानून होगा उस पर संरक्षण नहीं काम करेगा। आपकी संपत्ति को विशेष हितों के कारण जो है सरकार द्वारा ले लिया जा सकता है। तो अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया, ये निरसित है। और कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए आपको दे दिया जाता है कि अनुच्छेद निम्नलिखित को मिलाइए, तो अनुच्छेद 31 जो है निरसित है। आप ध्यान रखेंगे कब निरसित किया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब यहाँ जो संपत्ति का अधिकार था उसे उठा करके 300 क में एक नया जो है अनुच्छेद बनाया गया, 300 में 300 क जोड़ा गया और इसमें जो है इसको विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 31 यहाँ तक रहा। संपत्ति का अधिकार जो है अब एक विधिक अधिकार। आपसे पूछा जा सकता है कि सत्य कथन बताइए, उसमें दे दिया जाएगा कि संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार किसी प्रकार का अधिकार नहीं। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार मानेंगे। ठीक है, वहाँ मूल अधिकार नहीं मानेंगे। तो ये अनुच्छेद 31 की बात है। अब अनुच्छेद 32 जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। 32 के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट रिटें जो है जारी करता है मूल अधिकार के संरक्षण के लिए, तो उस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे और उस पर सभी रीटों के बारे में हम पढ़ेंगे जो 5 रीटें जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के द्वारा। तो उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 32 ही जो है आपके मूल अधिकारों के संरक्षण करने की गारंटी भी देता है और वो खुद एक मूल अधिकार भी है, इसलिए उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।